झारखंड ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाला है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा पब्लिश किया गया एक नया एडवर्टीजमेंट के बारे में, जो कि एक जॉब को लेकर है। कौन सा जॉब है जी? झारखंड पुलिस कांस्टेबल। जी हाँ, झारखंड पुलिस में भर्ती होने वाली है कांस्टेबल के पद पर। और ये जो भर्ती होने वाली है, इसमें टोटल सीट्स 4,900 से भी ज़्यादा है। 4,900 प्लस यहाँ पे सीट्स हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे आपको अप्लाई करना है, एग्ज़ाम जो है किस माध्यम का होगा, सिलेबस क्या होगा, सारा कुछ हम लोग आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप देख सकते हैं, ये है इसका पीडीएफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन आपको करना है तो झारखंड की जो वेबसाइट है जेएसएससी का वेबसाइट, उस पर आपको जाना पड़ेगा, जो कि है www.jssc.nic.in। यहाँ पर जाके आपको रजिस्ट्रेशन, लॉगिन और जो भी डिटेल्स है वो सारे भरने होंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग परीक्षा शुल्क के बारे में कि कितना आपको फ़ी देना है। तो फ़ी है आपका 100 रुपया। लेकिन अगर आप अनुसूचित जनजाति या जाति में आते हैं यानी ST SC कैंडिडेट्स हैं, तो आपके लिए जो फ़ी है वो सिर्फ आपको 50 रुपया देने हैं। सिर्फ 50 रुपया आपका फ़ी है फॉर ST SC कैंडिडेट। और बाकी अदर्स के लिए जनरल, EWS, OBC सबको देना है 100 रुपया। इस पूरे पीडीएफ में आप देख सकते हैं कि जिला वाइज यहाँ पे सीट्स का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। आप देख सकते हैं कि रांची में 76 सीट्स है, ठीक है, खूंटी में 86 सीट्स है। तो इसी तरह से इस पूरे पीडीएफ में जिला वाइज यहाँ पे सीट्स का यहाँ पे देखिए डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, ठीक है। तो ये आप पीडीएफ में मैं भेज दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। फिलहाल जो मूलभूत यहाँ पे बात है वो ये है कि जो सीट्स है ये बस यहाँ पे नोटिफाइड सीट्स है 4,900 प्लस। ये सीट्स फ्यूचर में इसको बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी सकता है। यहाँ पे देखिए मेंशन भी है कि इसमें संशोधित किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। सीट्स बढ़ भी सकती है, सीट्स घट भी सकती है। फिलहाल में सीट्स कितना है? 4,900 प्लस सीट्स है यहाँ पे। चलिए बात करते हैं कि इस पोस्ट का नाम क्या है, पदनाम क्या है। तो देखिए, और वर्गीकरण क्या है। तो देखिए, इस पोस्ट का पदनाम एवं वर्गीकरण है गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत जिला इकाई के आरक्षी संवर्ग के अंतर्गत आरक्षी समूह गा अराजपत्रित में ये आते हैं। इसका वेतनमान देख सकते हैं इतना है। मोरलेस आपको इन हैंड सैलरी 32 से 35 हज़ार आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है, वो है 10th पास। जी हाँ, अगर आपने 10 पास कर लिया है तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अभी यहाँ पे बताया गया है कि जो 10th पास जो आप किए हैं, 10th पास का जो रेफरेंस डेट क्या होगा, कट ऑफ डेट क्या होगा। ऐसा नहीं कि आप 2024 में पास कर रहे हैं तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल होंगे, नहीं। इसके लिए जो 10th पास का जो एलिजिबल डेट है वो फॉर्म फिलअप का जो अंतिम तिथि है वही इसका रेफरेंस डेट है, जो हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे कि फॉर्म फिलअप का जो लास्ट डेट है कब है। तो जो फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट होगा वही 10वीं पास करने की जो डेट होगी वो उतना कट ऑफ होना चाहिए। यानी उसके आगे अगर आप 10वीं पास करते हैं तो फिर वो मान्य नहीं होगी। जब तक लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, उससे पहले पहले अगर आप 10वीं पास कर लेते तो आप ये फॉर्म को भर पाएंगे, अन्यथा इसके बाद आप नहीं भर पाएंगे। इस एग्ज़ाम में देखिए स्पोर्ट कोटा में यहाँ पर रिजर्वेशन भी है। अगर आप झारखंड ओलंपिक संघ ये एवं उसके संबंध संघों द्वारा आयोजित अधिकाधिक राज्य चैंपियनशिप में द्वितीय या तृतीय स्थान पर आते हैं तो वहाँ पे आपको सीधे नियुक्ति जो है मिल सकती है। वहाँ पे रिजर्वेशन वहाँ पे मेंशन है। चलिए अभी हम लोग बात कर लेते हैं शारीरिक माप के बारे में, यानी स्टैंडर्ड ऑफ फिटनेस। क्या है ये जो फिजिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। देखिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि अगर आप जनरल हैं या EWS में है तो आपकी कम से कम जो हाइट होनी चाहिए वो 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप OBC में आते हैं, OBC 1, OBC 2, तब भी आपकी मिनिमम हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर हम लोग बात करते हैं सीना के बारे में, चेस्ट के बारे में, तो चेस्ट जनरल, EWS और OBC के लिए 81 सेंटीमीटर रखी गई है न्यूनतम। अगर बात करी जाए अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति यानी ST SC कैंडिडेट्स के लिए जो हाइट और चेस्ट कितना होना चाहिए, तो देखिए इनका हाइट कम से कम 155 सेंटीमीटर और चेस्ट कम से कम 79 सेंटीमीटर होगा। महिलाओं के लिए कितना हाइट होना चाहिए? महिलाओं के लिए कम से कम हाइट 148 सेंटीमीटर, चेस्ट यहाँ पे मेजरमेंट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो भी अभ्यर्थी हैं इस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको ये सारे डिफेक्ट, ये सारे बीमारी, ठीक है, नहीं होने चाहिए। कौन कौन सी बीमारी जी? मुड़ा हुआ घुटना नहीं होना चाहिए, धनु पैर नहीं होना चाहिए, समतल पैर नहीं होना चाहिए, स्पित सीरा नहीं होना चाहिए, उंगलियों का उचित ढंग से नहीं घूमना, ये भी नहीं होना चाहिए, दृष्टि दोष, कलर ब्लाइंडनेस, रतौंधी, हियरिंग, स्टैमरिंग, ठीक है, बेरी कोकेले, हाइड्रोसील, पाइल्स,
या अन्य तरह का कोई भी कम्युनिकेबल फिजिकल या मेंटल डिजीज नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं कि एज कितना होना चाहिए। तो देखिए कम से कम एज होना चाहिए 18 साल। अब ये 18 साल का जो कैलकुलेशन है, ठीक है, वो कहाँ से आपको करना है, मतलब जो है जो 18 साल तो आप भर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर आपका 2024 में या 2023 में अगर आपका 18 साल हो रहा है तो जो है आप भर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे रेफरेंस डेट दिया गया है। अगर आपको एज का कैलकुलेशन करना है रेफरेंस डेट, तो उसके लिए डेट दिया हुआ है न्यूनतम एज के लिए 1/8/2023, यानी 1/8/2023, ठीक है। इसके बाद अगर आपका 18 साल हो रहा है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। न्यूनतम एज जो है आपका इस, ठीक है, इस डेट तक आपको हो जाना चाहिए, 1/8/2023 तक आपको 18 साल हो जाना चाहिए। अगर इसके बाद 18 साल हो रहा है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। सिमिलरली अगर मैक्सिमम एज के बारे में बात की, अधिकतम उम्र सीमा के बारे में कैलकुलेशन की बात किया जाए डेट का, तो उसके लिए जो डेट दिया हुआ है वो है 1/8/2019, 1/8/2019, तो उसके हिसाब से वो मैक्सिमम डेट होगा। अब हम लोग बात कर लिए हैं न्यूनतम उम्र सीमा तो 18 साल होना चाहिए, अधिकतम उम्र सीमा कितना होना चाहिए। तो देखिए जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 25 साल है अधिकतम, ओबीसी के लिए 1 और ओबीसी 2 के लिए जो क्या होना चाहिए 27 साल, ये पुरुषों के लिए है। पुरुषों का जो ओबीसी 1 है ओबीसी 2 है उसके लिए अधिकतम एज 27 साल होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं महिलाओं के बारे में। महिलाओं का जनरल हो चाहे ईडब्ल्यूएस हो चाहे ओबीसी हो, ओबीसी 1 2 दोनों में 28 साल है मैक्सिमम एज भरने का। वही एसटी एससी कैंडिडेट हो, एसटी एससी में चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, मैक्सिमम एज लिमिट कितना है 30 साल है। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिक को अधिकतम 5 साल का जो छूट है वो अतिरिक्त दिया जा सकता है इसमें। अब बात कर लेते हैं कि कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरना है और सबमिट करना है। तो आपको सबसे पहले बताया गया है कि ये जो वेबसाइट है www.jssc.nic.in, इस वेबसाइट पर जाना है। वहाँ पर आपको दिखाई देगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर JCCE 2023, इस पर क्लिक कर देना है, फिर रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है आपके मोबाइल फ़ोन पर जो है पासवर्ड आ जाएगा, फिर उस पासवर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर को लॉगिन करके आपको सारा डिटेल जो है भर देना है। जिस दिन आप अपना सारा डिटेल भरते हैं तो भरने के अगले दिन 12 बजे के बाद जो है आप फिर लॉगिन करके जो है फ़ी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है, उसके बाद आप कभी भी लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद अपना पूरा जो डाटा है वो सारा फिलअप कर लीजिए। जिस दिन डाटा फिलअप कर दीजिएगा अपना पर्सनल डाटा, उसके अगले दिन 12 बजे के बाद आपको क्या करना है, फ़ी पेमेंट करना है, ठीक है। 12 बजे के बाद क्या करना है, फ़ी पेमेंट करना है। और परीक्षा शुल्क भुगतान कर दिए हैं यानी फ़ी पेमेंट हो गया है, उसके एक दिन के बाद दोबारा फिर लॉगिन करना है, यानी एक दिन के बाद फिर लॉगिन करेंगे और फिर अपना जो स्कैन किया हुआ फ़ोटो हो गया और जो साइन है वो अपलोड कर देना है। अभी हम लोग बात कर लेते हैं अब कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए, फॉर्म फिलअप करने के लिए एक डेट क्या है। तो देखिए रजिस्ट्रेशन का जो डेट है, रजिस्ट्रेशन का डेट वो, और अपना फॉर्म फिलअप करने का जो डेट है, फॉर्म फिलअप, उसका जो डेट है वो 15 जनवरी 2024 से 14 फरवरी 2024 की मध्य रात्रि तक है। यानी कि यहाँ से लेकर इस डेट तक जो है आपको रजिस्ट्रेशन प्लस फॉर्म फिलअप तो कर ही देना है। ये मैक्सिमम आपका यहाँ पे दिया गया है अवधि कि 14 फरवरी तक आपको भर ही लेना है। शुरू कब से हो रहा है, 15 जनवरी से हो रहा है। 14 फरवरी के बाद अगर आप सोचते हैं रजिस्ट्रेशन करने का, फॉर्म फिलअप करने का, तो ये नहीं होगा। जैसे ही आप फॉर्म फिलअप कर लेते हैं आपको फ़ी पेमेंट करना होता है। तो फ़ी पेमेंट करने की जो अंतिम तिथि है वो है 16 फरवरी 2024 की मध्य रात्रि तक। और अगर आप यहाँ पे परीक्षा शुल्क भुगतान भी कर लेते हैं तो उसका वो बताया था एक दिन के बाद ऑफ खुलता है। तो 18 फरवरी 2024 तक जो है आपको क्या करना है, फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने का यहाँ पे मैक्सिमम डेट दिया हुआ है, लिमिट दिया हुआ है, कट ऑफ डेट दिया हुआ है। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, रजिस्ट्रेशन का स्टार्टिंग डेट है 15 जनवरी। कब तक रजिस्ट्रेशन और फॉर्म फिलअप होगा जी, ये होगा 14 फरवरी तक। फॉर्म फिलअप करने के बाद क्या होता है, फॉर्म फिलअप करने के बाद फ़ी पेमेंट होता है। फ़ी पेमेंट करने का जो लास्ट डेट है वो क्या है, 16 फरवरी। उसके बाद आपको क्या करना होता है, फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना होता है और अपना एप्लीकेशन पेज को प्रिंट आउट करना होता है। उसके लिए अंतिम डेट क्या दिया गया है, अंतिम तिथि 18 फरवरी। ये डेट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको
याद कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए और इसके अकॉर्डिंग जो है अपना प्लानिंग कर लीजिए कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप वगैरह करना है। जब एक बार आप फॉर्म फिलअप कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं, सब कुछ अपलोड कर देते हैं, आपका एप्लीकेशन पेज भी डाउनलोड हो जाता है, तो फिर से आपके लिए 2 दिनों के लिए 20 फरवरी 2024 से लेके 22 फरवरी 2024 तक जो है आपको अगर कुछ गड़बड़ हुआ है, ठीक है, किस चीज़ में गड़बड़ हुआ है जी, नाम को छोड़कर, जन्मतिथि को छोड़कर और मेल आईडी और मोबाइल नंबर को छोड़कर, अगर इसके छोड़ करके अगर कोई आपसे गड़बड़ हो गया डाटा डालने में, तो लिंक दोबारा खुली जाएगी संशोधन के लिए, यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने 18 फरवरी तक सब कुछ ठीक कर दिया है तो वेल एंड गुड है। अगर 18 फरवरी के बाद आपको रियलाइज हो रहा है कि मैंने कुछ जो है नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर को छोड़कर कोई अन्य डाटा में गड़बड़ कर दिया है, तो फिर आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा समय मिल रहा है 20 फरवरी से लेकर 22 फरवरी के बीच। यहाँ पे आप जाकर उसको संशोधित कर सकते हैं जो भी आपने अशुद्ध प्रविष्टि वहाँ डाली है। अब हम लोग बात करते हैं परीक्षा का स्वरूप, परीक्षा का मोड। देखिए यहाँ पे परीक्षा का जो मोड होगा, देखिए परीक्षा का जो मोड है, देखिए इसमें 3 चीज़ है। परीक्षा में आपको 3 चीज़ यहाँ पे किया जाएगा। पहला है फिजिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट होगा, शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा। दूसरा होगा मेडिकल टेस्ट, चिकित्सा जांच। और तीसरा होगा रिटन टेस्ट, ठीक है, रिटन टेस्ट यहाँ पे होगा। तो शारीरिक दक्षता परीक्षण में देखिए आप, ये क्वालिफाइंग होता है। इसमें ऐसा नहीं कि इसमें अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो आपका स्कोरिंग जो है मेरिट लिस्ट में बहुत ज़्यादा आएगा। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। चिकित्सा जांच भी क्वालिफाइंग नेचर का है। इसके आधार पर आपका मेरिट लिस्ट नहीं बनने वाला। मेरिट लिस्ट आपका बनेगा तो सिर्फ और सिर्फ लिखित परीक्षा के ऊपर ही बनेगा मेरिट लिस्ट, ये आपको ध्यान देना है। तो अगर मैं बात करूँ फिजिकल टेस्ट की, फिजिकल टेस्ट यानी शारीरिक दक्षता परीक्षण की, तो उसके लिए सबसे पहला जोरी आपको बताया गया था कि क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ फिटनेस बताया गया था ना, हाइट कितना होना चाहिए, चेस्ट कितना होना चाहिए, सारा। तो हाइट एंड चेस्ट जितना होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग होना ही चाहिए। वो सारी चीज़ अगर आप उसको फुलफिल कर लेते क्राइटेरिया, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपको दौड़ करना पड़ेगा, रनिंग करना पड़ेगा। मेल और फीमेल के अलग दिया हुआ है। पुरुषों के लिए बोला गया है कि 10 किलोमीटर आपको दौड़ लगाना है 1 घंटों में। वहीं महिलाओं के लिए यहाँ पे ये बोला गया है कि आपको 5 किलोमीटर जो है दौड़ना है आधे घंटे में, 30 मिनट में। तो ये है फिजिकल टेस्ट। रनिंग आपको कितना है, मेल के लिए 1 घंटा में 10 किलोमीटर, फीमेल के लिए आधा घंटा में 5 किलोमीटर। प्लस आपको जो स्टैंडर्ड है हाइट एंड चेस्ट का, उसको तो मेंटेन करना ही करना है। मेडिकल टेस्ट के बारे में बात की तो जैसा कि मैंने प्रीवियसली बताया था कि मेडिकल में आपको जो है शारीरिक बनावट में कोई मुड़ा घुटना, धनु पैर, समतल पैर इत्यादि वगैरह, ये सारा नहीं होना चाहिए। हाइड्रोसिल पाइल्स, हियरिंग, स्टैमरिंग, वेरिकोक्ले, कलर ब्लाइंडनेस वगैरह वगैरह, ये सारी बीमारी आपको नहीं होनी चाहिए, तब आपको जो है मेडिकली यहाँ पे फिट किया जाएगा। अब बात करते हैं मेन, ठीक है, मेन एग्ज़ाम जो कि है रिटन एग्ज़ाम, लिखित परीक्षा जी। तो देखिए ये रिटन एग्ज़ाम जो है कंप्यूटर बेस्ड नहीं होने वाला, ये OMR शीट पे होगा। OMR शीट का मतलब यहाँ पे चार्ट हो, यहाँ पे इस तरह से गोला रहेगा, उसमें आपको एक तो भरना रहता है, उसी को बोलते हैं OMR एग्जामिनेशन। तो यही जो है मेन एग्जामिनेशन है, इसी में आपको स्कोर करना है, इसी में आपको ज़्यादा समय देना है, क्योंकि इसी के आधार पे आपका मेरिट लिस्ट बनने वाला है। चलिए अभी हम लोग बात कर लेते हैं मेन एग्जामिनेशन को लेकर, जो कि है रिटन एग्ज़ाम, लिखित परीक्षा। तो जो रिटन एग्ज़ाम होगा, जो लिखित परीक्षा होगा, ये जो लिखित परीक्षा होगा इसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में क्या है जी, पेपर 1 में है रीजनल लैंग्वेज। रीजनल लैंग्वेज में क्या क्या हो सकता है जी, रीजनल लैंग्वेज में बहुत सारा लैंग्वेज होंगे, जैसे कि अपना हिंदी है, अपना अंग्रेजी है, संस्कृत है, संथाली, उर्दू, बंगला, मुंडारी हो, कुड़मी, कुरमाली, खोटा नागपुरी, पंच परगनिया, उड़िया, इनमें से कोई एक जो है आपको रीजनल लैंग्वेज में आपको एक पेपर देना होगा। इसमें क्वेश्चन कितने हैं जी, इसमें क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन का होगा, मार्क्स कितना मिलेगा जी, मार्क्स मिलेगा एक क्वेश्चन सही आंसर करने के 3 मार्क्स, और एक क्वेश्चन जो है अगर आप गलती करते हैं तो -1 मार्क। एक अगर क्वेश्चन गलती किए तो 1 नंबर कटेगा, एक क्वेश्चन सही किए तो 3 मार्क्स मिलेगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ टोटल मार्क्स इसमें कितना है, इसमें टोटल मार्क्स है 300। ये 300 मार्क्स का पेपर है, एक क्वेश्चन में 3 नंबर आपको मिलेंगे। पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में 2 भाग हैं, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में क्या है, भाग 1 में हिंदी, और इसमें कितने क्वेश्चन है जी, 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ ये 50 क्वेश्चन हो गए।
तो पर क्वेश्चन 3 नंबर मिलेगा आपको, तो 150 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। भाग 2 जो था पेपर 2 का, इसमें भी 2 बोल सकते हैं, 2 और भाग हैं, सब भाग या सब पार्ट बोल सकते हैं। इसका जो पार्ट ए होगा, इसमें मान के चलिए जीके है जो है 25 क्वेश्चन, ठीक है। और दूसरा है न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथ्स और रीजनिंग, इसमें क्वेश्चन कितना होगा, इसमें क्वेश्चन होगा 25। तो अब 25 तिया 75, ये 75 मार्क्स का हो गया, और ये हो गया 25 तिया 75 यानी 75 मार्क्स, ये 75 मार्क्स, ये 75 मार्क्स, यानी ये 150 मार्क्स का हो गया, ठीक है। और ये हो गया 150 मार्क्स का। तो पेपर 2 में 150 प्लस 150 होगा, 150 मार्क्स हिंदी का और 150 मार्क्स जो है जीके और न्यूमेरिकल एबिलिटी का, ठीक है। तो मेन पेपर आपका यही आपका स्कोरिंग पेपर है पेपर 2, ठीक है। ये जो 300 मार्क्स आपको होंगे, 150 हिंदी और 150 जीके मैथ्स रीजनिंग के, यही पेपर में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि रीजनल लैंग्वेज का जो पेपर 1 है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, थोड़ा मोड़ा मार्क्स में ऐड भी होता है, पर वो मेनली क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें कम से कम 30% मार्क्स तो आपको लाना ही पड़ेगा। 30% मार्क मतलब कितना हो गया, 30% किस चीज़ का जी, 300 का, ठीक है। 30% ऑफ 300, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिवाइड बाई 100 इंटू 300। इसका मतलब हो गया कि आपको 90 मार्क्स तो यहाँ पे लाना ही पड़ेगा, 90 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। 90 मार्क्स से कम लाते हैं आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा, आपको पेपर 1 में 90 मार्क्स तो लेके आना है, ठीक है। अगर नहीं लाते हैं इसमें तो पेपर 2 आपका चेक ही नहीं होगा, इसलिए पेपर 1 में आपको 90 मार्क्स लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो हो गया। अभी क्या है कि क्वालिफाइंग नेचर का सिर्फ ये नहीं, इसमें कुछ मार्क्स भी ऐड होते हैं। अगर आपका जो मार्क्स है, ठीक है, अगर आपका पेपर 1 में जो मार्क्स है वो 30% आ जाता है, मैं इसको थोड़ा नीचे यही ऊपर ही लिख देता हूँ, अगर 30% मार्क्स आ गया तो आपका जो ओवरऑल रिटन एग्जाम में मार्क्स होगा उसमें कोई भी अंक नहीं जोड़ा जाएगा। अगर आपका 30 से लेके मतलब 31 से लेके 40 तक अगर मार्क्स आता है, तो जो भी आपका मार्क्स आया होगा पेपर 2 में, उसमें कितना मार्क्स जोड़ दिया जाएगा, 1 मार्क्स जोड़ दिया जाएगा। अगर 41 से 50 के बीच में आता है, तो जितना आपका मार्क्स आया होगा पेपर 2 में, इसमें 2 नंबर जोड़ देंगे। सिमिलरली एक एक नंबर जो है 10-10% पे आपको जोड़ते जाना है। मैक्सिमम नंबर कितना आप प्राप्त कर सकेगा, 91 से 100% मार्क्स ले आते हैं तो आप इसमें टोटल जो पेपर 2 में मार्क्स आए उसमें 7 नंबर जुड़ जाएगा, है कि नहीं है। तो मैक्सिमम आप इससे जो है पेपर 1 से कितना मार्क्स प्राप्त करते हैं, 7, और इससे 300, तो टोटल जो मार्क्स हो गया कितना है पेपर 1 और पेपर 2 मिला के 307 मार्क ही है। 7 मार्क आपको किधर से मिल रहा है, पेपर 1 से मैक्सिमम, और 300 मार्क्स कहाँ से मिल रहा है, पेपर 2 से। तो 300 ज़्यादा है ना, तो इस पर आपको ज़्यादा फोकस करने का ज़रूरत है। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी आपको ध्यान देना है कि पेपर जो 1 है वो क्वालिफाइंग नेचर का है। आप भले ही 300 नंबर में 295 ले आए, लेकिन अगर आप 90 नंबर से अगर कम ले आते हैं रीजनल लैंग्वेज में, आपका कॉपी चेक ही नहीं होगा। इसलिए इसको भी आपको ध्यान देना है और इसको भी ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि देखिए मुख्य परीक्षा का आधार ही होगा उसके ऊपर अपना मेगा सूची का निर्माण। मेगा सूची का मतलब होगा मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट जो बनेगा आपका रिटन एग्जाम के ऊपर ही बनेगा। मुख्य परीक्षा कौन है हमारा, लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा के ऊपर ही आपका जो है मेरिट बनेगा। इसलिए आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इन केस ऐसा भी हो सकता है कि 2 उम्मीदवारों के जो है मार्क्स जो हैं बराबर हो जाएं, तो उस केस में जिनका डेट ऑफ बर्थ जो है ज़्यादा हो, डेट ऑफ बर्थ कहने का मतलब जिसका उम्र ज़्यादा होगा, ठीक है, तो उनको प्रायोरिटी दिया जाएगा। अगर ऐसा भी हो जाएगा कि दोनों के मार्क्स भी सेम हो रहे हैं, दोनों की एज भी सेम हो रहा है, उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में देखेंगे कि 10th बोर्ड में मार्क्स किसका ज़्यादा है। जिसका मार्क्स ज़्यादा होगा उसको यहाँ पे जॉब मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ इंपॉर्टेंट बात बोला गया कि देखिए एग्ज़ाम हो जाता है, आप एग्ज़ाम जो है एग्ज़ाम अप्लाई करके आए, फॉर्म भर के सारा कुछ हो गया, सेंटर पे गए एग्ज़ाम दे के आए, ठीक है, परीक्षाफल प्रकाशन भी हो गया, रिजल्ट भी आ गया, लेकिन आपको डाउट है कि मेरा जो है जो पेपर है उसमें ढंग से उसका मार्किंग नहीं हुआ है। हो सकता है कि यहाँ पे ढंग से जो है वैल्यूएशन मार्क्स जो है गलती किया है ये लोग, ठीक है, नंबर कहीं ना कहीं मेरा आ रहा था बढ़ रहा था, ये लोग ढंग से काट दिया, गलती से काट दिया है। तो आप जो है री इवैल्यूएशन के लिए आप जो है भेज भी सकते हैं, री इवैल्यूएशन, ठीक है। अगर आपको पुनः, ठीक है, पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करना है तो उसके लेकिन कितना पैसा देना होगा, 500 देना होगा। कब देना होगा, रिजल्ट आ जाने के 7 दिनों के अंदर। अगर आपको डाउट है कि आपका पेपर में नंबर ज़्यादा आ रहा था लेकिन आपको कम नंबर मिला, ऐसा डाउट है, तो आप जो है 500 रुपया फ़ी कटवा करके
दोबारा से एग्ज़ाम का मूल्यांकन करवा सकते हैं अपने पेपर का। एक और ध्यान देने योग्य यहाँ पे बात है कि एडमिट कार्ड जो है वो वेबसाइट पर ही अपलोड होगा, जिसको अभ्यर्थी लोग डाउनलोड करेगा वेबसाइट से ही। कोई भी एडमिट कार्ड आपको स्पीड पोस्ट से नहीं भेजा जाएगा, आपको कोई भी ऑफलाइन आपको यहाँ पे भेजने को आपको मतलब नहीं मिलेगा घर में। एडमिट कार्ड आपको घर में नहीं मिलेगा, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा थ्रू वेबसाइट ही। यानी एकमात्र विकल्प आपको एडमिट कार्ड एक्सेस करने का वो है वेबसाइट। वेबसाइट के अलावा आपको कोई भी अन्य माध्यम से एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो देखिए आपको बताया था ना सिलेबस, रिटन एग्जाम में 2 पेपर हैं, पेपर 1 है और पेपर 2 है। पेपर 1 का सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है।